आगे चलते हैं बच्चों, जानते हैं पदार्थ क्या है, व्हाट इज मैटर। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि ऐसी कोई वस्तु जो भार रखती हो एवं जो स्थान घेरती हो, जिसे हम एक से अधिक इंद्रियों द्वारा महसूस कर सकते हैं या देख सकते हैं, उसे हम पदार्थ कहते हैं। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव mass and we can feel it by more than one senses called matter। हम बच्चों आगे चलते हैं। what is chemical reaction, रासायनिक अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? ये जानने से पहले हम जानेंगे कि केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन आखिर है क्या। बच्चे आप जानते होंगे कि गर्मियों के कमरे में अधिक तापमान होने पर दूध को अगर खुला छोड़ देते हैं तो क्या होता है? सही समझे, दूध फट जाता है। लोहे के बर्तन या कढ़ाई तसला कील को नई युक्त वायुमंडल में छोड़ने तो क्या होगा? या अंगूर का किण्वन होना, भोजन पकाए जाने पर हमारे शरीर में भोजन पचने की अभिक्रिया, या जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है? आपने देखा होगा कि इसमें जरूर कुछ ना कुछ बदलाव आते हैं। ये बदलाव जिसमें कुछ ना कुछ अंतर हो जाए, इसी के अध्ययन को हम रासायनिक अभिक्रिया से संबंधित जोड़ेंगे। अब देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन होता क्या है। ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुण धर्म वाले नए पदार्थ का निर्माण होता है, उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इट मीन्स अगर कोई चीज किसी अन्य चीज के साथ मिलकर कोई नई वस्तु बना दे या उस वस्तु में बदलाव कर दे, तो उसी चीज को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। बच्चों हम आगे पढ़ेंगे टर्म्स यूज ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन मेकिंग अप न्यू मैटर। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले व नए पदार्थ की उत्पत्ति में प्रयोग शब्द कौन से होते हैं? जानते हैं दो शब्द जो हम अक्सर प्रयोग करेंगे इसमें रासायनिक अभिक्रिया में, वो है रिएक्टेंट्स अर्थात अभिकारक एवं प्रोडक्ट्स अर्थात उत्पाद। अब ये रिएक्टेंट्स होते क्या हैं? ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा ले उसे अभिकारक कहते हैं। मीन्स anything or matter that takes parts in any reaction is called reactant. Now coming to the point, what is product? ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उन्हें उत्पाद कहते हैं। जिनका निर्माण means the matter which we will get in resultant after the reaction is called product। आशा बच्चों यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अब हम आगे पढ़ते हैं कि क्या क्या बदलाव आप इसमें देख सकते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा था कि क्या क्या रासायनिक अभिक्रियाओं के अभिलेक्षण या प्रशिक्षण हो सकते हैं या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। निम्नलिखित प्रकार के आप इसमें बदलाव दे सकते हैं। इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन स्टेट। मीन्स गैस का निकलना, अवक्षेप का बनना, रंग में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन। सबसे पहले हम बात करेंगे इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का निकलना। Now we will discuss about evolution of gas, गैस का निकलना। कुछ रासायनिक अभिक्रिया गैस के निकलने से अभिलक्षित होते हैं। जैसे दानेदार जिंक की अभिक्रिया तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कराने से हाइड्रोजन गैस के बुलबुले उत्पन्न होते हैं। In this, in short, we can say by performing a particular reaction we will get gas as resultant
then it is also a change or a characteristic of chemical reaction. Second one is formation of precipitate, अवक्षेप का बनना। अवक्षेप एक ठोस पदार्थ होता है जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान विलयन से पृथक होता है। कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं अवक्षेप के बनने से अवलक्षित होती हैं। उदाहरणतः जब पोटेशियम आयोडाइड विलयन को लेड नाइट्रेट के विलयन में मिलाया जाता है तो लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप बनता है। नाउ कमिंग ऑन द पॉइंट, रंग में परिवर्तन होना, चेंज इन कलर। कुछ अभिक्रियाएं रंग में परिवर्तन द्वारा विलक्षित होती हैं। उदाहरण, जब साइट्रिक अम्ल पोटासियम परमैंगनेट विलयन के साथ क्रिया करता है तो पोटासियम परमैंगनेट विलयन का बैंगनी या जामुनी रंग विलुप्त हो जाता है। अनदर वन इज ताप में परिवर्तन होना, चेंज इन टेम्परेचर। इन दिस, इन शॉर्ट यू कैन से गेटिंग चेंज इन टेम्परेचर या रासायनिक अभिक्रिया के ताप में परिवर्तन के द्वारा अभिलक्षित होना, या जब बिना बुझा चूना जल के साथ क्रिया करता है तो बुझा चूना बनता है, अतः अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। उत्पन्न ऊष्मा के कारण अभिक्रिया मिश्रण गर्म हो जाता है। अब आते हैं हम अवस्था में परिवर्तन। कुछ रासायनिक अभिक्रिया अवस्था में परिवर्तन द्वारा अभिलक्षित होते हैं। उदाहरणतः जब मोम को जलाया जाता है तो जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। यह मोम एक ठोस पदार्थ है जबकि जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड क्रमशः द्रव एवं गैस है। रासायनिक अभिक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त व्याख्या को भली भांति समझने के लिए हम अपने आसपास की चीज़ों को भी देख के बता सकते हैं कि आप घर पे जो चीज़ें आप देखते हैं उससे भी हम पता कर सकते हैं कि कहाँ पे किस प्रकार का केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अब जैसे कि हमने देखा इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी कि गैस का निकलना, तो जैसे आप देखते हैं कि आप पानी गर्म करते हैं या फिर किसी पानी में चीनी डाल देते हैं या फिर कुछ और मिक्स कर देते हैं तो ऊपर आपको जब पानी को अधिकतर गर्म करते जाते हैं तो धीरे धीरे पानी ख़त्म हो जाता है और उसमें कुछ नहीं बचता है, वो क्या बन जाता है, गैस बन जाता है। दूसरा आप देखते होंगे प्रेसिपिटेशन। अन्य आप प्रेसिपिटेट का बनना यानी कि अवक्षेप का बनना भी देख चुके हैं। कलर में चेंज होना, अब आपके सामने एक सबसे बढ़िया उदाहरण हल्दी पानी का है। पानी में अगर आप हल्दी डालते हैं तो क्या होता है, उसका कलर बदल जाता है। चेंज इन टेम्परेचर, अब इसका भी उदाहरण आप स्वयं देख सकते हैं। आप अपने हाथ पर बर्फ़ रखें तो आप कुछ ठंडा या कुछ समय बाद गर्म महसूस करने लगेंगे, तो ये भी क्या है, एक अभिक्रिया ही है। चेंज इन स्टेट, अवस्था में बदलाव। जैसे कि हमने बर्फ़ के बारे में बात किया तो जब वह ठंडा होता है, अधिक ठंडा होता है पानी, तो वो क्या बन जाता है, बर्फ़ बन जाता है, और जब वो दोबारा गर्म किया जाता है तो वो क्या बन जाता है, तरल बन जाता है। तो इसमें क्या होता है, चेंज इन स्टेट यानी कि अवस्था में परिवर्तन। अब बच्चे हम आगे जानते हैं रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित कैसे किया जाए। हाउ कैन वी शो डैट बाय राइटिंग ऑन अ पेपर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो अबाउट इट्स इक्वेशन, शब्द समीकरण कैसे बनाया जाता है। जैसे जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, इन दोनों को हम रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या मिलता है, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। यह शब्द समीकरण है, यानी कि आप इसको शब्दों में लिखते हैं ऐसे। अब हम जिंक को इसके केमिकल नेम से जान सकते हैं, इसका जो शॉर्ट फॉर्मूला होता है उससे जानते हैं। रासायनिक समीकरण Zn plus H2SO4, when we react this we will get ZnSO4 plus H2, अर्थात जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल हाइड्रोजन सल्फेट को जब हमने रिएक्ट कराया तो हमें क्या मिला, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व, जैसा कि हमने जाना और देखा। उम्मीद है बच्चों यहाँ तक आपको समझ आया होगा। हम अगले अध्याय में इसके आगे इसको हम कैसे बैलेंस करते हैं, कैसे हम इक्वेशन समीकरण लगाते हैं, इसके बारे में जानेंगे। कैसे हम केमिकल इक्वेशन को लिखते हैं, इसके बारे में जानेंगे। बैलेंस करना क्यों इम्पोर्टेंस है ये जानेंगे, यानी कि संतुलन रासायनिक समीकरण का महत्व जानेंगे। और उसके बाद हम ऑक्सीकरण परमाणु संतुलित करने के लिए क्या कर सकते हैं ये देखेंगे। केमिकल
रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनाप्रद बनाना कैसे हो सकता है, इसके बारे में जानेंगे एवं अन्य इससे जुड़ी रोचक चीज़ों के बारे में जानेंगे अगले क्लास में। तब तक यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या मुझे मैसेज कर सकते हैं ऑन माय ईमेल आईडी। थैंक यू एंड यस, प्लीज डू comment if you have any doubt regarding the subject.